नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 6 को देखेंगे। तो सेट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं ट्यूसडे से ज्योग्राफी का एक क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको वो ज्योग्राफी बेसिक से पढ़ना है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जिनका भी अगर ज्योग्राफी कमजोर है तो उन्हें आप बोल सकते हैं कि आप ये बोले, अगर आप पहला लेक्चर देख लीजिए, फिर आपको सजेस्ट करना हो किन्हीं को तो आप सजेस्ट कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलिना रक्षा उपकरण किस देश ने विकसित किया है? तो हेलिना जो रक्षा उपकरण है दोस्तों, वो हमारे प्यारे भारत ने किया है दोस्तों। तो याद रखिएगा, किसने किया है? तो हमारे प्यारे भारत ने किया है। याद रखिएगा, ये किसने किया है? भारत ने किया है दोस्तों। याद रखिएगा, हेलिना रक्षा उपकरण किस देश ने विकसित किया है? तो ये भारत ने किया है। तो प्रश्न एक का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, सुंदरबन जो डेल्टा है, सुंदरबन जो है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ये सही है। भितरकनिका उड़ीसा में है, सही है। और ये जो ये पीताम्बरम है, ये भी क्या बोलते हैं, ये भी सही है। वेम्बनाड ये गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? एक को कौन सा बंदरगाह है दोस्तों, मतलब कौन सा बंदरगाह है उसको बंदरगाह, एक बंदरगाह है जिसको क्या बोला जाता है? कॉफ़ी बंदरगाह बोला जाता है। कॉफ़ी बंदरगाह, क्योंकि वहाँ से कॉफ़ी बहुत एक्सपोर्ट होता होगा। तो वो दोस्तों पता है क्या है? वो सेंटोस है। सेंटोस जो है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण जो संस्थान है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में, याद रखिएगा, यानी कि तेलंगाना में। तेलंगाना में यानी कि हैदराबाद में, याद रखिएगा। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। और पहले ये आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ हो गई है? अमरावती। अमरावती, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जो रिनेटिंग है दोस्तों, ये विधि है क्या करने के लिए? पनीर एक सेकेंड, पनीर निकालने के लिए। तो एक सेकेंड कहाँ गया? हाँ चलिए देखिए, हाँ देखिए, जो ये रिनेटिंग है ये सही है दोस्तों। ये पनीर निकालने की एक विधि है रिनेटिंग के द्वारा। तो ये सही हो जाएगा, पहला तो सही है। प्लास्मीट्रस जैव प्रौद्योगिकी जो है इससे संबंधित है, ये भी सही है। गोल्डन चावल विटामिन ए में पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन ओजोन जो परत है दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है? ये स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, याद रखिएगा। ओजोन परत ये ट्रोपोस्फेयर में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा ये जो भारत है, प्यारा भारत है, देखिए ऐसे है, वैसे तो मैप में देखिए, हाँ ऐसे भारत है, हमारा प्यारा भारत है। तो पूछ रहा है कि हमारा जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इसकी पश्चिमी ढलान पे पाए जाते हैं। ये ना कि ये जैसे ये पश्चिमी घाट है तो इसके पश्चिमी ढलान पे, इधर नहीं। तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक सेकेंड। तो ये है दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, हाँ दोस्तों, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, याद रखिएगा। तो हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला तो नहीं दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला पे नहीं पाई जाती, सदाबहार वन नहीं पाई जाती है, क्योंकि आप तो जानते हैं अरावली कहाँ है? राजस्थान में, और राजस्थान में सदाबहार वन हो ही नहीं सकता, आपको पता ही होगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में, तो हाँ दोस्तों, ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिसको ये बोलते हैं, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे भी जो कि पहाड़ियाँ होती है, यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती है। तो याद रखिएगा, 2 और 4 सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अब जान लेते हैं कहाँ कहाँ देखिए, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि ये जो ये है हमारा क्या बोलते हैं उसको, इधर सदाबहार वन जो है वो देखिए इधर पाई, जो ये हमारा जो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के कहाँ?
पश्चिमी ढलान पे पाया जाता है, पूर्वी ढलान पे नहीं। इधर तो बिल्कुल शुष्क हो जाता है पहाड़ी के कारण। तो इधर होता है दोस्तों सदाबहार वन पाया जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ कलकत्ता वलकत्ता जो वाला जो एरिया है यहाँ सदाबहार, और ये जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा उत्तर पूर्व, यहाँ पे पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे भी हमारा अंडमान निकोबार में, और यहाँ हमारे लक्षद्वीप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें मैंने डिटेल में बताया। देखिए यहाँ पे ये जो है ये डीसीएस फॉरेस्ट यानी कि क्या है मरुस्थली भूमि, और डीसीएस जो है ये सब देखिए पर्णपाती वन है। देखिए इसका मैंने मैप में समझाया अच्छे से, तो याद रखिएगा। अगर आपको ये करना होगा तो ये क्या है, ये जितना भी ये जो है दोस्तों ये वाला चिन्ह यहाँ का है ट्रॉपिकल डीसीएस फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पर जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वन यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, और यहाँ जो है उष्ण कटिबंधीय का कौन सा पर्वतीय वन पाए जाते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो किसका उदाहरण है? तो दोस्तों हमारा जो हिमालय पर्वत है दोस्तों, ये है उदाहरण किसका है? ये है हमारे बलित पर्वत का। याद रखिएगा बलित, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोल्ड माउंटेन दोस्तों, याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में भी अगर आपसे पूछ ले कि इसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलिएगा कि फोल्ड माउंटेन। ये क्या हो गया, जो हमारा जो हिमालय है किसका, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, यानी कि बलित पर्वत का। ये बलित पर्वत पता है दोस्तों कैसे होते हैं? ये जो है जैसे ये समुद्र का जो ये जो जमाव होता है, तो ये जब परत परत पर इसको परतदार भी परत से परत जमते जाता है, फिर दाब के कारण जो ऐसे ऐसे हो जाता है ना, तो देखिएगा यही परत दर परत जमते हुए ये इसका निर्माण होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों। एक ये भी एक मैं बता दूं कि मतलब निर्माण विधि के आधार पर, मतलब निर्माण के विधि के आधार पर जो है टोटल विधि के आधार पर 4 पर्वतों को जो है पर्वतों को 4 भाग में बांटा गया है। याद रखिएगा। जो पहला है दोस्तों वो क्या है, आपको बलित मैंने बता ही दिया, बलित। दूसरा है दोस्तों ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों भ्रंशोत्थ्य, यानी कि ब्लॉक माउंटेन। एक होता है दोस्तों ज्वालामुखी, मैंने बता ही दिया। एक होता है एब्सिस्ट, इसको इंग्लिश में रेसिड्यूअल बोलते हैं। याद रखिएगा। और ये हो गया ब्लॉक माउंटेन, मैंने बता ही दिया। और एक होता है दोस्तों डोम, DOME, डोम, यानी कि गुंबदाकार पर्वत। और एक होता है दोस्तों, मैंने तो बता ही दिया, टोटल 5 प्रकार का होता है, 4 लिखा हुआ है, एक डोम, गुंबदाकार। और एक बात और जान लीजिए दोस्तों, ये जो ब्लॉक पर्वत है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। जो अरकाना जो है, अरकाना जो कि ईरान में है, और सुलेमान ये भी ईरान में है। ये भी क्या है, बलित पर्वत है। याद रखिएगा। हिंदू कुश जो है, जो पाकिस्तान में है, हिंदू कुश ये भी बलित पर्वत है। और जैग्रोस, एल्ब्रूज हो गया, टॉरस हो गया, काराकोरम हो गया, ये सब दोस्तों बलित पर्वत है। याद रखिएगा दोस्तों। ये सब एग्जाम में आता है, आपको नोट करना होगा तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और मैं बता दूं ब्लॉक माउंटेन का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों वो याद रखिएगा सिएरा नवेदा है। सिएरा नवेदा ये ब्लॉक मार्के। और इसका जो और भी एक एग्जाम्पल है दोस्तों, याद रखिएगा, ये यूरोप में एक होगा है हार्ज पर्वत, ये भी किसका एग्जांपल है, एक ब्लॉक माउंटेन का। जो अवशिष्ट पर्वत का मैं एग्जांपल बता दूं दोस्तों, ये भारत में जो एक बहुत पूछा जाता है अवशिष्ट पर्वत, ये इसका है बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा अरावली जो हमारा पर्वत है दोस्तों वो क्या है, अवशिष्ट पर्वत में आता है। और यूरोप में एक यूराल पर्वत है जो कि एशिया यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत यूरोप में है, ये भी एक रेसिडुअल है। ये पता है कि इसका निर्माण कैसे होता है, जो पठार है ना, पठार के अपर्दन के कारण, पठार या भर्सन के कारण, या देखिए जैसे पठार है, पठार खींचते खींचते ऐसे हो गया, जैसे पठार है पठार का ये वाला जो भाग है ये अपर्दित हो गया, ये अपर्दित हो गया, तो ये देखिए ये पहाड़ बन जाता है। तो इसका निर्माण होता है पठार के अपर्दन से। और ज्वालामुखी का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है बता दो दोस्तों, ये क्या है, एकांका गुआ जो कहाँ है, चिली में है दोस्तों, याद रखिएगा। और एक और है ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल, वो है कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर में है, इक्वाडोर
डोर में है, याद रखिएगा। ज्वालामुखी पर्वत जो का जो एग्जांपल है, ये सबसे बड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये जो क्या बोलते हैं कांकागुआ है, ये चिली दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो ऊंचाई है कांकागुआ का वो कितना है पता है? 7021 मीटर है। और कोटोपैक्सी का जो ऊंचाई है वो पता है कितना है? वो है 5897 मीटर है। तो याद रखिएगा ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वतीय ये है ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखिएगा कांकागुआ, जो कि चिली में है, दक्षिणी अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका में ही सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एडीज, जो दक्षिणी अमेरिका जो है, जहाँ यहाँ पे चाइल है, यहाँ पे ब्राज़ील है, तो यहाँ यहीं पे जो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो इसका नाम है एडीज। एडीज पर्वत श्रृंखला भी कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। करेवा वैली कहाँ स्थित है दोस्तों? तो करेवा जो वैली स्थित है वो कहाँ है दोस्तों? याद रखिएगा करेवा वैली है कश्मीर में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 8 है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ये कश्मीर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि जो मोड ऑफ ऑरिजिन के आधार पे टोटल 5 गुंबददार जो हैं पाए जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने बता दिया स्क्रीन पे, तो वहाँ पे डिस्कस कर ही दिया। इसलिए आप चाहें तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये कर सकते हैं उसको, मतलब नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितने भी माउंटेन हैं उसका मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है। कहाँ कहाँ है? अरावली तो हमारे भारत में है, और यूराल जो है यूरोप में है, और अवशिष्ट पर्वत का एक एग्जांपल और है दोस्तों, उसको बोल सकते हैं स्कॉटलैंड की पहाड़ियां जो है वो भी अवशिष्ट पर्वत में आती हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक है मोनलैंड नॉक, ये जो है दोस्तों ये भी एक है अवशिष्ट पर्वत है, ये कहाँ है? यूएसए में है दोस्तों। तो याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहिएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? तो बताइए दोस्तों। तो ये चलाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा ये 1 अगस्त 1920 को, याद रखिएगा। ये भी पूछ लेता है कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या से संबोधित किया था? तो दोस्तों ये इसका होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज थे, उन्होंने कहा था कि रॉलेट एक्ट जो है वो जानबूझकर की गई हत्या से कहकर इसको संबोधित किया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? तो वन संरक्षण जो अधिनियम पारित किया गया था वो कब पारित किया गया था बताइए? ये पारित किया गया था 1980 में। अरे यार हाँ, कब किया गया था? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब पारित किया गया था? ये 1986 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। ये भी पूछ लेता है दोस्तों। और जल संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम ये कब पारित किया गया था दोस्तों? तो ये पारित किया गया था 1974 में, याद रखिएगा। जल संरक्षण अधिनियम 1974 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों, एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया था, संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1972 में, याद रखिएगा। और वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम ये कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1981 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा। और छाता अधिनियम किससे संबंधित है दोस्तों? याद रखिएगा छाता अधिनियम जो है ये संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, याद रखिएगा। तो छाता अधिनियम जो है वो किससे संबंधित है? ये पर्यावरण से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो दोस्तों देखिए जो जलवाष्प है दोस्तों ये भी ग्रीन हाउस उत्पन्न करती है, मीथेन भी, ओजोन भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, याद रखिएगा।
क्या हो जाएगा इनमें से सभी। और CO2 भी है दोस्तों, ये ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैस है। CFC है, ये भी क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैस है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं। जो सिगरेट का जो धुआं निकलता है, जो सिगरेट लोग पीते हैं, उसमें जो मुख्य धुआं जो निकलता है, उसमें जो मुख्य जो प्रदूषक होता है वो कौन होता है। तो दोस्तों ये देखिए, एक ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं, ये यहाँ पे देखिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और बेंजीन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब बी और सी दोनों याद रखिएगा। यानी कि जो सिगरेट लोग पीते हैं उनमें बहुत ही जहरीला जो गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड वो पाया जाता है और बेंजीन पाया जाता है, सोचिए, और यही लोग पीते हैं। तो चलिए, और जो पीते समय कोई अगर सामने खड़ा रहेगा उसका भी क्या हाल हो जाएगा, सोचिए, ये जो पीता होगा सिगरेट। तो सिगरेट का जो धुआं निकलता है सिगरेट का, उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6, याद रखिएगा दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है ना, यहाँ पे देखिए ऐसे करके, ये ऐसे बेंजीन का ये जो अथी है, क्या बोलते हैं इसको, वो बनता है, ये समझे, ये बेंजीन हुआ। तो जो सिगरेट पीते हैं उसमें से ये कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन निकलता है, याद रखिएगा। गैसोहॉल मिश्रण है, तो जो गैसोहॉल मिश्रण है दोस्तों वो किसका है, ये है 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल का। तो पेट्रोल जो होता है इसमें कितना होता है, 90% होता है, और अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल ये कितना होता है, ये 10% होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि एक वस्तु का समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, तो देखिए दोस्तों, इस वो कह रहा है कि एक अगर जहां पे एक अगर वस्तु जो है, देखिए देखिए ये है वृत्ताकार पथ है, इसमें बोल रहा है यदि एक वस्तु समान गति से, मतलब स्पीड से, एक समान स्पीड से इस पे गति कर रहा है, तो क्या होगा, इसका त्वरण बढ़ेगा। तो एक समान गति से बढ़ रहा है तो त्वरण नहीं बढ़ेगा दोस्तों, इस तो पहला गलत हो जाएगा। इसका त्वरण घटेगा, तो त्वरण जब स्पीड कम और घट नहीं रहा है तो क्या होगा, इसका त्वरण भी नहीं घटेगा, ये भी नहीं होगा। इसके वेग में परिवर्तन होता रहता है। तो हाँ दोस्तों, इसके वेग में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि देखिए इसका जो वेलोसिटी होगा इसमें परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। इसका वेग एक समान नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए इसका जो कहीं यहाँ जहाँ पे टर्न होगा वहाँ पे वेग में बदलाव आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन है जहाँ पे वहाँ पे वेग में बदलाव आएगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमीटर जो है, एमीटर से क्या मापते हैं, तो एमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, धारा, विद्युत धारा नापते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाए। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी नापते हैं हम लोग। बैरोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग, दाब यानी कि क्या, प्रेशर। और वाट से हम लोग क्या मापते हैं, हम लोग शक्ति यानी कि पावर। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसका जो मैंने आंसर बता ही दिया, तो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। तो जो बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक है, इसका जो प्रकाशन किसने किया था, इसका प्रकाशन किया था BR अम्बेडकर ने, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर ने। राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और ये हमारे राष्ट्रपिता हुए। आप तो जानते ही होंगे, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, बताइए। तो आधुनिक भारत के जो निर्माता है दोस्तों, किनको कहा जाता है, बताइए। तो जो आधुनिक भारत के निर्माता है वो हमारे कौन है, राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। कौन है, राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही ब्रह्म समाज का गठन किया था, याद रखिएगा। ब्रह्म जो समाज है, इसकी जो स्थापना की थी, स्थापना का श्रेय किनको जाता है, हमारे राजा राम मोहन राय को जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो जो ड्यूस है, ड्यूस और क्या है, डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट, तो ये जो संबंधित है किससे है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये संबंधित है हमारे ये लॉन टेनिस से, सॉरी टेबल टेनिस मैंने बोल दिया, ये लॉन टेनिस से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें सदस्य 24 सदस्य होते हैं, 25 सदस्य होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इनके सदस्यों में 10 लोकसभा, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका कार्यकाल 3 साल, नहीं बिल्कुल, इनका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता, हाँ ये सही। ये जो प्राक्कलन समिति जो है, प्राक्कलन जो समिति है, याद रखिएगा इसमें कोई भी मंत्री, कोई भी कैबिनेट का मंत्री, कोई भी कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री कोई भी इसका सदस्य नहीं हो सकता, याद रखिएगा प्राक्कलन समिति का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति का जो दोस्तों याद रखिएगा, वर्तमान में जो हमारे प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष है वो याद रखिएगा कौन है, गिरीश बापट है, याद रखिएगा अभी वर्तमान में। और प्राक्कलन समिति देखिए इसकी स्थापना 1950 में हुई थी दोस्तों। प्राक्कलन समिति में वर्तमान अध्यक्ष 2022 में जो नियुक्त हुए वो गिरीश बापट है। और प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ये जो प्राक्कलन समिति होता है, प्राक्कलन समिति मान लीजिए इसका जो अध्यक्ष होगा, इसकी जो करेगा, नियुक्ति करेगा, वो कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, मैंने बता दिया। इसमें कुल सदस्य होते हैं, कुल 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा के होते हैं। जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, लोकसभा के सदस्य, वही उसी के 30 जो सदस्य हैं वो प्राक्कलन समिति के भी सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति की संरचना है, इसमें पहले 25 सदस्य होते थे, याद रखिएगा, लेकिन 1950 के बाद इसे बढ़ा करके 30 कर दिया गया है, याद रखिएगा। और इसका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपालों की जो सम्मेलन की जो अध्यक्षता करता है वो करता है हमारा राष्ट्रपति दोस्तों, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें मिलता है? तो मिलता है अनुच्छेद 52 में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिला है। देखिए तो भाग 5 में क्या है दोस्तों? तो भाग 5 में क्या है हमारा, संघ यानी कि यूनियन, तो ये तो सही हो जाएगा दोस्तों। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में क्या है बताइए? भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो क्या हो गया दोस्तों? भाग 5 में हो गया यूनियन यानी कि संघ, तो ये तो पहला तो मैच नहीं है। और जो भाग 10 में होगा वो क्या होगा? भाग 10 में होगा ये SC ST क्षेत्र, यानी किसका हो जाएगा, कौन? ये। भाग 20 में क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और भाग 15 में क्या हो जाएगा? निर्वाचन, याद रखिएगा। तो क्या हो गया? इसका क्या हो जाएगा? संघ सरकार। भाग 5 में 10 में किसका वर्णन है? 10 में वर्णन है SC ST क्षेत्र यानी कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 15 में क्या हो जाएगा? भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है यानी कि इलेक्शन का। और जो भाग 20 में है ये है संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसे देखिए मैंने बता दिया है, अगर आपको ट्रिक, अगर आपको याद करना है, ये डिटेल में याद करना है, तो आप ये वाला अब डिटेल में आप ये पढ़ सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्या है देखिए, कहाँ गया ये, देखिए क्या है, यू कैन, देखिए बोलने वाला बोलेगा कि इतना हार्ड कुछ नहीं है, आप बस 2 लाइन याद रखना है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। देखिए कितना इजी है ये, अगर आप कर लीजिएगा तो इसको जो पहला वर्ड से आप बस आप याद कर सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, समझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगे ट्रिक तो याद कर लीजिए, और नहीं तो अब दूसरा ट्रिक भी आप मैंने डाला हुआ है, उससे आप याद कर सकते हैं, जो हिंदी में मैंने डाल दिया है। यूसी एफडीआई में यूपी भी यूएस से आगे है, तो इससे देखिए यू से यूनियन, सी से सिटीजनशिप, एफ से फंडामेंटल राइट, डी से ये करके मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से दोस्तों राज्य का नीति निदेशक तत्व लिया गया है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तो बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। ये जो एकल संक्रमणीय जो प्रणाली पद्धति है, ये कहाँ से ली गई है दोस्तों? ये आयरलैंड से ही ली गई है, याद रखिएगा। तो इसका ये भी सही हो जाएगा। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, हाँ दोस्तों, तो ये भी आयरलैंड से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा में जो लोगों का जो नामावती होता है, नामांकन जो होता है, ये भी कहां से लिया गया है? ये यहीं से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालयों का दर्जा देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। जो अनुच्छेद 15 है, ये बोलता है कि जो उच्च न्यायालय जो है, उच्च जो न्यायालय है, ये न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय होगा किसके तहत? अनुच्छेद 215 के तहत, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का जो संविधान है वो याद रखिएगा क्या है? साधारणता, एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक, याद रखिएगा दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, हम लोग क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि एकात्मक है, तथा विशेष अगर परिस्थिति आती है तो संघात्मक होंगे। जैसे कि जब हम लोग यहाँ पे इमरजेंसी आएगा तो हम लोग संघात्मक हो जाएंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। एक सेकेंड, किसका हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा कितना? ऑप्शन सी। भारत संविधान का भारत संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो जो हमारे भारतीय जो संविधान है दोस्तों, ये वो कहता है कि जो जितने भी विशिष्ट अधिकार हैं वो हमारे संघ के संसद के पास रहेंगे। कहाँ रहेंगे? संघ के संसद के पास रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो दोस्तों देखिए, जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है ना, तो क्या करना पड़ता है? ये मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। कब? जब क्या बोलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? तो देखिए दोस्तों, लोक लेखा समिति है, इसमें इसके तथ्यों में जो सही कौन कौन है, देखिए चलिए पता कर लेते हैं। तो ये दोस्तों जैसे हाँ, तो लोक लेखा समिति में जो लोक लेखा जो समिति है, लोक लेखा समिति, इसमें कुल सदस्य जो होते हैं वो 22 होते हैं, तो ये तो सही हो गया। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य, तो दोस्तों ये गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस समिति के सदस्यों को प्रति वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जानते हैं लोक लेखा समिति के बारे में।
जो लोक लेखा समिति है वो भारत सरकार अधिनियम जो आया था उस समय अंग्रेज के समय में, उसी के तहत पहली बार गठन इसका 1921 में किया गया था। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य किसके होते हैं, राज्यसभा के होते हैं। तो याद रखिएगा कि जैसा कि मैंने बताया, देखिए इसमें राज्यसभा से 15 नहीं, कितने होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, और 15 सदस्य कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। और इस समिति का जो अध्यक्ष है, इसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, याद, और लोकसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंधित है दोस्तों सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। तो इसका संबंध है किससे, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 का क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। कब किया गया था, 1994 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनामेंटीना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? जो डायनामेंटीना जो गर्त है, खाई है, जिसको मतलब जो गहरा जो पॉइंट है वो किस महासागर में स्थित है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर बी। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हिंद महासागर में। तो डायनामेंटीना जो है, डायनामेंटीना ये कहाँ है, इस ट्रेंच भी बोलते हैं इसको, ट्रेंच यानी कि गर्त, कहाँ है ये, हिंद महा, और प्रशांत महासागर में एक गर्त पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मैरियाना, देखिए मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच, याद रखिएगा। और ये बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है, बताइए? तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। उत्तर पश्चिम कहाँ, अटलांटिक महासागर में, याद रखिएगा दोस्तों। जैसे कि ये यहाँ पे ऐसे है और यहाँ से एक, यहाँ देखिए ये उत्तर अमेरिका दे यहाँ पे, तो ये जो कहाँ है, यहाँ पे है, ये क्या बोलते हैं, बरमूडा ट्रायंगल। तो कहाँ है, उत्तर पश्चिम में है ये, याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ है, उत्तर पश्चिम के अटलांटिक जो महासागर है ये, जैसे कि ये देखिए यहाँ इधर एशिया हो गया, यूरोप हो गया, इधर अफ्रीका हो गया, इधर एशिया हो गया। तो ये जो, और ये जो बीच में क्या है, अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम में क्या है, ये हमारा बरमूडा ट्रायंगल यानी कि बरमूडा त्रिभुज या त्रिकोण इसे कहा जाता है। तो ये कहाँ है, और अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। जो आग्नेय यानी कि जिसको इग्नियस रूप बोलते हैं, इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टान किसका रूपांतरित, आग्नेय चट्टान जो है ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान है। इसका रूपांतरित रूप क्या है, यानी कि मेट्रोमॉर्फिक। ग्रेनाइट अगर रूपांतरित होकर क्या हो जाता है बताइए? तो 34 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नीस। ग्रेनाइट क्या हो जाता है, ग्रेनाइट रूपांतरित होकर क्या बन जाता है, नीस बन जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनावर ए सुहाइली, अनावर ए सुहाइली जो है किसका फारसी अनुवाद है? तो ये है दोस्तों पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो दोस्तों भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का आगमन है वो पुर्तगाल द्वारा माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो ब्रह्म समाज था इसके जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। लेकिन उनके मरने के पश्चात जो इनका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, बताइए? तो महात्मा गांधी ने हाँ लिया था, सरोजिनी नायडू ने तो हाँ जी लिया था, और मदन मोहन मालवीय हाँ इन्होंने भी लिया था, और ये मौलाना आज़ाद ने नहीं लिया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामानंद। रामानंद
और जो भक्ति आंदोलन था इसके जो मतलब इनकी जो शुरुआत की थी वो नैनार और अलवार संतों ने की थी, और अलवार संतों ने की थी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी दोस्तों, बताइए प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। चलिए मैं बताता हूँ प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी कहाँ, हमारे राजगृह में, याद रखिएगा, समझे। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी हमारे राजगृह में हुई थी। ये जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इस शासनकाल जो था अजातशत्रु का था, अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसमें सूत पीटक और विनय पीटक को संकलित किया गया था। द्वितीय हुई थी वैशाली में। शासनकाल जो था कलाशोक का था 383 ईसा पूर्व में, और जो अध्यक्ष थे वो सावा कामिर थे। इसमें क्या हुआ, भिक्षुओं में मतभेद आने के कारण क्या हो गया, शतावीर एवं महासंघिक में विभाजन हो गया। फिर जो तृतीय जो बौद्ध संगति हुई वो हुई पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में, अशोक के दौरान। इसके जो अध्यक्ष थे वो मेगालीपुतीस थे, और इसमें अभिधम पिटक का संकलन किया गया तीसरी बौद्ध संगति में। चतुर्थ जो हुआ वो कब हुआ, कुंडल वन में हुआ, कब 72 ईस्वी में। उसके जो शासनकाल में तो वसुमित्र के शासनकाल में, और अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। बौद्ध जो था, बौद्ध संघ था, वो हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। चलिए दोस्तों, तो इससे मैंने बता ही दिया। जैसे कि चलिए आइए देख लेते हैं प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, अजातशत्रु के समय में। दूसरी बौद्ध संगति कब हुई, तो कल अशोक के समय में। तीसरी कब हुई, तो अशोक के समय में। चौथी कब हुई, तो कनिष्क। अजातशत्रु कहाँ, राजगृह में। दूसरा कहाँ हुआ, वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ हुआ, कुंडल वन में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों देखिए, गांधी जी के जो विभिन्न कार्यक्रम में, तो देखिए ये जो हुआ था ये 1918 में हुआ था। खेरा आंदोलन भी 1918 में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, और ये जो था 1920 में हुआ था। तो इसका जो कालक्रम है दोस्तों वो याद रखिएगा, क्या होगा, डी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले ये हुआ था मिल हड़ताल, फिर खेरा आंदोलन हुआ था, फिर रॉलेट एक्ट हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। देखिए नाभिक, जैसे ये सेल है, सेल के नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस में यहाँ पे डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी डीएनए पाया जाता है, याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल का जो कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और गोल्गी उपवडी का जो थे इसका जो खोज किया था, किसने किया था, कैमलियो गोल्गी ने किया था, याद रखिएगा। लाइसोसोम को डी डुबे ने, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है, बताइए। तो देखिए दोस्तों, विटामिन ए के कारण क्या होता है, हमको जेरो, देखिए एनीमिया किसके, देखिए पहले जान लेते हैं कि किसके। एनीमिया जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है, याद रखिएगा। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, और ऑस्ट्रोमेलेशिया जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो पता चल गया। अब जीरो फैथलेमिया जो होता है ये आंखों का रोग है, ये किसके कमी कारण होता है, ये आंखों में क्या होता है, पानी की कमी आ जाती है, क्या हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से, याद रखिएगा। तो इससे क्या हो गया, आपको एक प्रश्न से आपका 4 क्वेश्चन बन गया। देखिए इसलिए आप नोट करते जाइएगा, अगर मैं जो चीज़ बताऊँ वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन गुणों में हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये केवल जानवरों में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल गलत है। ये केवल पौधों में, बिल्कुल गलत है। ये उपापचय के दौरान नष्ट हो जाते हैं, तो नहीं दोस्तों, हार्मोन तो नष्ट होते हैं लेकिन एंजाइम नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है। ये सभी प्रोटीन नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जान लेते हैं अब हार्मोन और एंजाइम के बारे में कुछ।
देखिए हार्मोन जो है उसमें डक्टलेस होता है, यानी कि उसके लिए कोई अथी नहीं चाहिए कि वो ये डायरेक्ट क्या होता है, ब्लड के थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है, नस के थ्रू जाता है, और ये जाता है डक्ट के थ्रू, यानी कि इसके लिए एक पाइप होता है शरीर में, जितने भी डक्ट या जो अति पाइप जैसा जो बन रहा था इसके थ्रू क्या जाता है, एंजाइम जाता है। ये कम क्वांटिटी में होते हैं, ये ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। ये इसका रिएक्शन स्लो होता है, इसका रिएक्शन फास्ट होता है। और ये जो एंजाइम है ये डाइजेशन में अपना अति मदद करते हैं, और ये मेटाबॉलिज्म यानी कि शरीर के इम्यूनिटी में ये काम करते हैं। इंसुलिन इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका लाइपेज एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब हिंदी में भी जान लेते हैं। ये प्रोटीन तथा स्टेरॉइड का प्रकृति होते हैं, और ये प्राय प्रोटीन होते हैं। तो ये जो हार्मोन होता है प्रोटीन तथा स्टेरॉइड दोनों के प्रकृति होते हैं इसमें, और ये केवल प्रोटीन के प्रकृति वाले होते हैं। हार्मोन सदैव अपनी उत्पत्ति के स्थान से दूर की अंग विशेष प्रभावित करते हैं। तो इसका कहना है कि जो हार्मोन है वो देखिए ये मैसेंजर का काम करता है और ये कैटलिस्ट का काम करता है। यानी कि हार्मोन है, देखिए जैसे हार्मोन कहाँ TSH जो कहाँ होता निकलता है, कहाँ से, प्यूटिटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन से निकलता है, लेकिन काम कहाँ करता है, पूरे शरीर में करता है। तो वही कह रहा है कि हार्मोन सदैव अपनी उत्पत्ति के स्थान से दूर किसी अंग को प्रभावित करते हैं, याद रखिएगा। विशिष्ट कार्य संपादन करने के पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं। और ये हार्मोन जो है अपना जो कार्य कर देने के बाद, इसका कार्य अगर हो जाता है तो वो खुद ही नष्ट हो जाता है, लेकिन इसके साथ नहीं है, यह नष्ट नहीं होते हैं और क्रिया समाप्त होने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। ये अपना डाइजेशन कर दिया तो ये प्रारंभिक अवस्था में फिर से लौट आएगा, और ये कार्य पूरा करने के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो यही अंतर है एंजाइम और हार्मोन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये है, क्या है, ये सोनोग्राफी हो गया। तो इसका 45 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो झूलने का जो ये होगा, क्या बोलते हैं, अवधि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बोल रहा है जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, 2πy क्या होता है, LYG होता है। ये कह रहा है कि इसकी जो लोलक की जो लंबाई है इसको क्या कर दिया जाए, 2L कर दिया जाए। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए अगर 4 गुनी कर दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए इसको 4 गुना कर देते हैं हम लोग, एक सेकेंड रुकिए। देखिए T है, 2π है, ठीक है, और इसको क्या होता है, LYG होता है, इसको कर दिए 4 गुना। तो ये क्या होगा, L को जब 4L कर दिए तो ये जब इसका जो स्क्वायर रूट 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2π, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 बाहर जब आ जाएगा तो कितना हो गया, देखिए 2 गुना हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। देखिए मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। जैसे कि देखिए टाइम पीरियड का आंसर क्या होता है, फॉर्मूला 2π/LYG होता है। इसको क्या कर दिए हम लोग, 4 गुना कर दिए, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये जो स्क्वायर रूट 4 का करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, है 2 बाहर आ जाएगा, तो 2π गुना क्या होगा, L/G हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, इसका 2 गुना हो गया ना, तो यही हो गया, इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु अंगार गैसें के मुख्य घटक हैं। तो जो वायु अंगार गैस होता है इसका जो मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों, तो वायु अंगार गैस का मुख्य घटक होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वायु अंगार गैस का, वायु अंगार गैस क्या क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्सिटोनिन। तो जो पीयूष ग्रंथि से होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी स्रावित होता है, मानव वृद्धि यानी कि ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हैं TSH, और प्रोलैक्टिन होता है, ये भी पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पीयूष ग्रंथि कौन कौन हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि जो है FSH हार्मोन करती है, GH करती है ग्रोथ हार्मोन, PRL यानी कि प्रोलैक्टिन, ये थायराइड उत्पीड़क हार्मोन यानी कि TSH, और अधिब्रिक वैल्यूकुट प्रेरक हार्मोन यानी कि ACTH, और ल्यूटिनकारी हार्मोन यानी कि LH स्रावित करती है। टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हार्मोन प्यूटिटरी ग्लैंड स्रावित करती है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है। तो दोस्तों मादा जनन जो अंग होते हैं, जैसे देखिए मादा जनन कैसा होता है मैं बता दूं। देखिए यहाँ पे ओवरी होता है, यहाँ पे भी ओवरी होता है, यानी जहाँ से एग सीक्रेट होता है, समझे, ये इसको वाजाइना बोलते हैं, वाजाइना। और यहाँ पे जो होता है दोस्तों ये यहाँ पे ये फॉल्पेन ट्यूब होता है,
और यहीं पे देखिए जब एक एग है यहाँ पे फर्टाइल हुई, यहाँ पे फर्टाइल हुई, तो ही फॉल्लोपियन ट्यूब में बच्चा जो है यहाँ पे आकर के फर्टाइल होता है। तो इसीलिए फॉल्लोपियन ट्यूब यानी कि डिंड वाहिनी नलिका को ही मुख्य जनन अंग कहा जाता है। इसको फॉल्लोपियन ट्यूब कहते हैं, याद रखिएगा, डिंड वाहिनी नलिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पादक है? जो कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद जो अंतिम उत्पाद जो होता है वो कौन है दोस्तों? तो वो है, याद रखिएगा, कौन? ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट है। ये पच जाता है, पचने के बाद क्या बनता है? ये ग्लूकोज बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनोसेकेराइड, एक होते हैं डाइसेकेराइड और एक होते हैं पॉलीसेकेराइड, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों जो जितना भी हुआ ये 50 प्रश्न खत्म हुआ। और ये मैं लेट करता हूँ 1 दिन 2 दिन, लेकिन मैं ये जब तक आपका बिहार एसएससी का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक ये मैं सीरीज कंटिन्यू करूंगा, ताकि आपका 5000 से 6000 क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपके दिमाग में आ जाए, ताकि आप जीके जीएस के लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। इससे बाहर 5000 में से कम तो जितना भी है दोस्तों 5000 क्वेश्चन में से आप एग्जाम जब देते आपको पता चल जाएगा कि आप कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, आपका प्रैक्टिस कितना है पता चल जाएगा। 5000 में से 50 क्वेश्चन नहीं लड़ा ना एग्जाम में तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। चलिए आगे, तो वीडियो को यहीं पर रैप अप और खत्म करते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैं बनाता हूँ उस हिसाब से मेरे को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।